नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार। आज मंथन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक विशेष प्रोग्राम लेकर आए हैं और अपने इस प्रोग्राम में उपस्थित हैं डॉक्टर विनोद जादव सर, जो राजनीतिक विशेषज्ञ का विशेष अनुभव रखते हैं और काफ़ी अनुभव भी है। उनसे अपन आज काफ़ी जो प्रश्न करेंगे और प्रश्नों की आप विस्तृत जो व्याख्या है वो व्याख्यात्मक रूप से आप इनको सुन पाओगे। तो सर बताइए थोड़ा सा। नमस्कार दोस्तों, मेरा सबसे आज प्रश्न है कि राजस्थान सरकार में जो उठापटक चल रही है, घमासान जो युद्ध चल रहा है सचिन पायलट और गहलोत सरकार के बीच में, क्या सर आपको लगता है कि सरकार गिर पाएगी या रह पाएगी? क्या लगता है आपको? देखिए आज की जो स्थिति है उसमें जहाँ तक हम राजनीतिक संकट की बात करें तो इसमें सरकार के गिरने और बचने में एक तो सबसे बड़ी चीज़ यह है कि सरकार जो गहलोत जी के साथ जो पर्याप्त बहुमत है और जैसे वो 102 सीटों का दावा कर रहे हैं कि 102 सीटें मेरे पास हैं। तो सर दावा कर रहे हैं या उनके पास में रियल में सीटें हैं? देखिए ये चीज़ तो तब क्लियर होगी जब विधानसभा में सत्र बुलाया जाएगा। तो सत्र की मांग लगातार की जा रही है कि सत्र बुलाया जाए, लेकिन मांग तो हो रही है। लेकिन अपना जो विशेष जो पॉइंट ये है कि क्या सरकार गिर पाएगी या बच पाएगी? देखिए ये चीज़ तो जब विधानसभा में सत्र बुलाया जाएगा, वहाँ पर जब बहुमत परीक्षण होगा तभी ये चीज़ क्लियर होगी कि सरकार बचेगी या गिरेगी। आपका कहना है कि जब बहुमत परीक्षण होगा उस समय देखा जाएगा कि सरकार गिरेगी या रह पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो जो यानी दोनों के दावे हैं उसमें यानी क्या है कि गहलोत जी के पास पर्याप्त बहुमत वो बता रहे हैं, तो उसके आधार पर तो सरकार का अभी कोई यानी सरकार के ऊपर कोई संकट नहीं है। आपका कहना है कि राजनीतिक जो आपको अनुभव है उसको देखकर आप बता रहे हो कि गहलोत सरकार पर ऐसा कोई संकट नहीं है। लेकिन इसमें जो गहलोत सरकार है उनके पास में कितने विधायक हैं कि गहलोत सरकार दावा कर रहे हैं कि हमारी सरकार गिरेगी नहीं, सेफ है? इसका कारण क्या है? देखिए जैसे राजस्थान में विधानसभा की 200 सीटें हैं, 200 सीटों में सरकार यानी चलाने के लिए आपको 101 सीटें चाहिए और 102 सीट का दावा यानी क्या है गहलोत साहब कर रहे हैं। और अगर उनके पास वास्तव में 102 सीटें हैं तो उनकी सरकार पर मुझे नहीं लगता कि कोई संकट है। तो सर इसके अंदर पायलट के पास में कितने विधायक हैं पायलट ग्रुप के अंतर्गत कि गहलोत साहब को एक भय बना हुआ है, भय का माहौल बना हुआ है कि सरकार गिरेगी या रह पाएगी? ऐसा क्यों लग रहा है? देखिए पायलट साहब के पास जो 19 सीटों का वो दावा कर रहे हैं, 19 सीटें जैसे अगर हम मान भी लेते हैं तो 19 सीटों से सरकार के ऊपर यानी सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ना। तो इसमें अपन देखते हैं कि जब भी वसुंधरा का नाम गहलोत सरकार के साथ जोड़ा जाता है और दोनों के बीच में एक संबंध की बात की जाती है जो पहले भी बंगले को लेकर काफ़ी चर्चा में रहा था, क्या इन दोनों के बीच में क्या राजनीतिक संबंध है या नहीं है? देखिए जहाँ तक वसुंधरा और गहलोत साहब की बात है तो ये तो एक तरह से दोनों पार्टियों में अभी काफ़ी टाइम से आप देखिए कि एक जो पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी का जो यानी झगड़ा है वो दोनों ही पार्टियों में है। तो सर ऐसा क्यों लगता है कि गहलोत सरकार और पायलट सरकार के बीच टकराव का जो मेन बिंदु क्या है, उस बिंदु की बताइए आप। देखिए टकराव के वैसे तो कई कारण हैं, लेकिन अगर हम मेन कारण देखें तो ये तो उसी दिन से टकराव शुरू हो गया था जिस दिन से सरकार बनी थी। पहला तो अगर हम देखें तो पहला कारण आपका मानना है कि पहले दिन से टकराव प्रारंभ हो गया? पहले दिन से टकराव प्रारंभ होने का कारण क्या है उनका? तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे इसमें पहले दिन से एक तो मुख्यमंत्री पद को लेके था। हाँ जी। पायलट जी ने जो यानी हमारे राजस्थान में पार्टी के लिए जो काम किया और 21 यानी गए विधानसभा सीट से उन्होंने उसको 100 पार कराया, तो उनको भी शायद ये लगता था, ये उनकी भी ये यानी क्या है महत्वाकांक्षा थी कि उन्हें यानी क्या है मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन जैसे आपको पता है कि जब यानी क्या है कि कांग्रेस ने यानी सरकार बनाने का दावा किया। नहीं, आपका मानना है कि जब सरकार बन रही थी तब तक पायलट अपने आप को मुख्यमंत्री के रूप में मान रहे थे, लेकिन जब सरकार बनने के बाद में उनको कोई विशेष पद नहीं दिया गया तो टकराव का बिंदु है या कुछ और कारण? देखिए उसका कारण ये है कि एक तो वो मुख्यमंत्री पद जो था, हाँ, वो एक कारण रहा। दूसरा कारण ये था कि जो कुछ विभाग पायलट साहब चाहते थे वो उनको नहीं मिले, जैसे गृह विभाग था, वित्त विभाग था, वो यानी गहलोत साहब ने अपने पास रखे। तीसरा क्या हुआ कि जब लोकसभा चुनाव हुए 2019 में, तो उसमें कुछ यानी क्या टिकट बंटवारे को लेकर भी दोनों के बीच में कुछ यानी क्या टकराव रहा। कहने का आपका अर्थ यह है कि इनके बीच में मनमुटाव जब सरकार बनी है तब से लेकर थोड़ी बहुत मनमुटाव रहा है। आपने देखा होगा गहलोत साहब का कि आपने स्टेटमेंट भी सुना होगा मीडिया में कि हमारे बीच में 1.5 साल से कोई डायलॉगबाजी नहीं हुई। कहने का अर्थ है कि दोनों के बीच में जो एक बात होने की चर्चा की बात की जाती है, बिल्कुल, तो हंसी मजाक की बात की जाती है, वो 1.5 साल से दोनों के बीच में नहीं हो रही है। 1.5 साल से दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं थी। एक ही सरकार में थे, एक मुख्यमंत्री था, एक उप मुख्यमंत्री था, लेकिन दोनों के बीच में संवाद नहीं हो रहे थे। संवाद नहीं होने का विशेष कारण क्या है?
कारण यही था कि दोनों के, देखिए क्या है कि दोनों के बीच में अपने अपने यानी क्या है कि हितों को लेकर टकराव थे, और उसके कारण यानी क्या है गहलोत साहब अपने अपने हित साध रहे थे और पायलट साहब अपने हित साध रहे थे। तो सर अपन यदि माने कि जैसे वसुंधरा सरकार का नाम आता है, वसुंधरा राजे का नाम आता है, मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री है, तो इन पे हनुमान बेनीवाल का दावा तुरंत ही आ जाता है, ऐसा क्यों है? देखिए जहाँ तक हनुमान बेनीवाल और वसुंधरा जी की बात है, तो ये तो 2013 में जब यानी क्या है कि बेनीवाल जी के ऊपर कुछ भ्रष्टाचार के इन्होंने आरोप लगाए थे, उसके बाद जैसे उन्होंने बीजेपी से उनको यानी क्या है निष्कासित भी किया, उसी दिन से दोनों के बीच में टकराव चल रहा है। और उसके बाद 2018 में जब उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और जिस तरह से उनको थोड़ा सा यानी क्या है कि जनता का समर्थन भी मिला, तो अब थोड़ा सा क्या है कि हनुमान बेनीवाल जी और वसुंधरा के बीच में वो जो राजनीतिक हितों की लड़ाई है। तो कहने का अर्थ है कि अभी हनुमान बेनीवाल को सचिन पायलट के साथ में देखा जा रहा है, क्या वो इस गुट में हनुमान बेनीवाल जाएंगे या नहीं जा पाएंगे? मुझे नहीं लगता कि पायलट साहब बेनीवाल जी के यानी क्या है पार्टी में जाएंगे, क्योंकि वहाँ समस्या ये है कि दोनों ही अपने अपने यानी क्या है स्तर के नेता हैं, और वहाँ पर हित जो टकराव है उसकी संभावना ज़्यादा है। आप उसके लिए प्रत्यक्ष उदाहरण देख लीजिए नेपाल में वहाँ पर क्या है कि एक तो यानी क्या नेपाली कांग्रेस है जो लंबे समय से वहाँ सत्ता में थी, ठीक है। वहाँ कम्युनिस्ट पार्टियाँ दो थी, और वो कम्युनिस्ट पार्टियाँ अभी तक अलग अलग चुनाव लड़ रही थी, लेकिन इस बार चीन के हस्तक्षेप से दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा। एक तो जो यानी आपके प्रचंड जी की है और एक ओली जी की है। सरकार तो बन गई उनकी, लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले यानी क्या काफ़ी समय से दोनों के बीच में आपसी यानी हितों को लेकर दोनों के बीच में टकराव बना हुआ है। उसी प्रकार अपन देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पायलट जी और गहलोत जी के पास में दोनों साथ में चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव लड़ते ही दोनों के बीच में हितों का टकराव होना प्रारंभ हो गया। आप जो कहना चाह रहे हो, तो अब अपन ये मानते हैं कि जिसे एसओजी जो कार्रवाई की जा रही है, तो एसओजी कार्रवाई सचिन पायलट पर क्यों की गई? देखिए एसओजी का तो क्या था कि अब जैसे गहलोत साहब की जो बातें हम लोगों ने सुनी हैं, उसके आधार पर तो ये निष्कर्ष निकलता है कि गहलोत साहब को ऐसा शायद पहले से संभावना लग रही थी। तो उन पे संभावना आप बता रहे हो, तो उन पे देशद्रोह का आरोप लगाया गया। ऐसा कौन सा उन्होंने अपराध किया कि देशद्रोह का उन पे अपराध साबित किया जा रहा है? देखिए ये तो देशद्रोह का ये बताया जा रहा है कि साहब उसमें लिखा है, बाकी ऐसा हमें तो कुछ यानी दिखाई देता नहीं है कि उन्होंने ऐसा कुछ किया है कि उनके ऊपर देशद्रोह का यानी क्या है कि जो ना ब्लेम लगाया जाए। तो फिर एसओजी कार्रवाई क्यों की जा रही है लगातार? एसओजी की कार्रवाई का देखो मेन कारण क्या था कि उनको शायद ऐसा लगा गहलोत साहब को कि उनकी सरकार के विरुद्ध कुछ षड्यंत्र हो रहा है, और शायद उनको कुछ ऐसे क्लू मिले होंगे, और उसके आधार पर ही उन्होंने नोटिस जारी करके एसओजी ने उनको यानी क्या है कि अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया था। तो इसमें जो कॉल टेपिंग का जो मामला चल रहा है, तो उसमें इन्होंने गहलोत सरकार जो एक ऑडियो वायरल हो रहा है, क्या वो सत्य है या असत्य घटनाओं पर आधारित है? देखिए इसके ना तो गहलोत साहब ने इसकी जिम्मेदारी ली है, क्योंकि उनका ये मानना है कि साहब ये ऑडियो टेप उन्हें मीडिया के माध्यम से मिले हैं। और जहाँ तक आपने ऑडियो टेप की बात की है, तो आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, ऑडियो किसी भी फ़ोन की रिकॉर्डिंग, खासकर यानी क्या है कि हमारा एक 1985 का अधिनियम बना हुआ है, हाँ। टेलीग्राफ अधिनियम है, उसके तहत केवल भारत में 10 एजेंसियों को ही फ़ोन यानी रिकॉर्ड करने का अधिकार है। और इसके अलावा अगर मान लीजिए सरकार को लगता है कि जैसे कोई राष्ट्रीय हित जुड़ा हुआ है, देश की एकता अखंडता से संबंधित कोई प्रश्न है, या मान लीजिए कि कोई यानी क्या है जन यानी क्या है सुरक्षा से संबंधित कोई प्रश्न है, तो वो एजेंसियां इसको यानी क्या रिकॉर्ड कर सकती हैं। और वो भी केंद्र में गृह सचिव जो केंद्र का है, और राज्यों में राज्य गृह सचिव की अनुमति के बिना रिकॉर्डिंग नहीं की जा सकती। तो सर इसमें गजेंद्र सिंह को ही टारगेट विशेष क्यों किया जा रहा है? क्या कारण रहा है कि इसमें विशेष नाम जो गजेंद्र सिंह का, उन्हीं का नाम बार बार लिया जा रहा है? देखिए गजेंद्र सिंह की जहाँ तक है कि अगर अपन देखें तो गजेंद्र सिंह का इस पूरे कार्यक्रम में एक तो ये था कि ये पूरी जो यानी क्या है पीछे से जो यानी पायलट को सपोर्ट किया जा रहा था, उसमें यानी क्या है गजेंद्र सिंह ग्रुप जो था वो पूरी तरह से सक्रिय है, और वो उन्हीं के माध्यम से यानी क्या है कि ये सारा का, जैसे आपने देखा कि उनको हरियाणा में रखा गया है या बाकी जो चीज़ें की गई हैं, उसमें यानी ये पूरा दायित्व यानी गजेंद्र सिंह शेखावत के पास तो ही है। इसमें वसुंधरा सरकार ने, वसुंधरा जो पूर्व मुख्यमंत्री अपने राजस्थान की है, तो इसमें चुपचाप क्यों है? अभी उनका कोई ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा कि सरकार जो है उसके खिलाफ जो बोला जा रहा है, उसके खिलाफ जो आवाज़ उठाई जा रही है, तो उनका कोई भी ऐसा कोई ऑडियो या कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा। कारण क्या ऐसा? देखिए पहले तो ज़रूर उनका स्टेटमेंट नहीं आया था, लेकिन बाद में तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया ही है और पार्टी के साथ खड़ी रही हैं। और जहाँ तक जैसे आप कह रहे हो कि पहले वो थोड़ी यानी कुछ समय तक साइलेंट रही हैं, तो उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि देखिए गजेंद्र सिंह और उनके बीच में एक राजनीतिक यानी प्रतिस्पर्धा है राजस्थान में, यानी क्या है कि मुख्यमंत्री पद को लेके,
तो हो सकता है कि उनको शायद ऐसा लगता हो कि इस पूरे यानी ऑपरेशन को क्या है कि पीछे से गजेंद्र सिंह ऑपरेट कर रहे हैं, तो इस कारण क्या है कि वो कुछ समय के लिए उसमें शांत रही, लेकिन बाद में उन्होंने स्टेटमेंट दिया है अपना और पार्टी के पक्ष में आपका दिया। मानना है कि इसके अंदर युवा पीढ़ी और जो पूर्व जो पीढ़ी है उन दोनों के बीच में हितों का टकराव चल रहा है? देखिए ये कांग्रेस में भी है और बीजेपी में भी है। कांग्रेस में गहलोत वर्सेस यानी पायलट है, तो वहाँ पर अगर अपन देखें तो वसुंधरा वर्सेस यानी क्या है शेखावत है। शेखावत है। लेकिन अभी क्या है कांग्रेस का, तो वो क्या है कि वो जो यानी टकराव है वो जनता के सामने आ गया है, टकराव उनमें भी है, लेकिन वो अभी क्या है पार्टी के अंदर है। तो अब अपन यदि इसमें हाई कोर्ट का जो निर्णय आता है तो उसको देखकर अपन क्या लगता है, अभी जैसे कि इसमें आगे डेट दे दी गई है 24 तारीख जो डेट दी गई है, तो अब आगे जब इसका निर्णय आएगा तो किसके पक्ष में आएगा? पायलट के पक्ष में आएगा या गहलोत के पक्ष में आएगा? देखिए ये कहना तो मुश्किल है कि किसके पक्ष में आएगा, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, किसी के भी पक्ष में आए सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि इसमें क्या है दो ही ऑप्शन होंगे, या तो उन 19 सदस्यों की यानी सदस्यता जो है रद्द की वो जाएगी। यानी स्पीकर के माध्यम से यानी क्या है रद्द की जाएगी। तो लेकिन सर इसमें सत्र नहीं चल रहा है और पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि स्पीकर के आदेश से पहले ही मामला कोर्ट में चला गया। ऐसा क्यों? ये चीज़ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ऐसा पहली बार हुआ है। वैसे नियम यही होता है, दल बदल जो अधिनियम है उसके तहत यही नियम होता है, और वैसे भी स्पीकर को ये अधिकार है कि अगर किसी भी सदन का कोई सदस्य अगर यानी नियम तोड़ता है तो वो कारण बताओ नोटिस जारी कर सकता है, उनसे स्पष्टीकरण मांग सकता है, और अगर वो संतुष्ट नहीं होता है या जो भी वो जवाब देते हैं उसके आधार पर उसे कार्रवाई करने का अधिकार है। लेकिन इसमें तो कार्रवाई से पहले ही मामला अपना जो चला गया है हाईकोर्ट में चला गया मामला, ऐसा क्यों है? देखिए ये तो जो आपके पायलट ग्रुप के द्वारा ये चीज़ की गई है, लेकिन आपने देखा होगा कि सीपी जोशी द्वारा, जो कि अभी हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं, हाँ। उन्होंने कहा है कि ये जो भी यानी कार्य यानी कोर्ट ने जो किया है ये यानी क्या है कि नियम विरुद्ध है, और उन्होंने भी हाई कोर्ट के इस यानी क्या है डिसीजन को, जिसमें 24 तारीख तक उन्होंने यानी क्या जो तारीख दी है उसको चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। तो सुप्रीम कोर्ट में जाने से क्या गहलोत सरकार को इसमें कुछ नफा होगा या नुकसान होगा, क्या होगा? नवा देखिए इसमें फ़ायदा नुकसान वाली बात नहीं, यहाँ केवल ये है कि यहाँ एक तरह से विधानसभा अध्यक्ष के अधिकारों को एक तरह से कोर्ट ने चैलेंज किया है। तो सीपी जोशी जी केवल इसीलिए गए हैं कि साहब जो हमारे अधिकार हैं उन अधिकारों में न्यायपालिका का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, क्योंकि दल इसमें अगर अपन देखें, अगर मान लो कोई भी डिसीजन अगर सीपी जोशी जी करते हैं, अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप न्यायपालिका जा सकते हैं, लेकिन यहाँ तो क्या है कि पहले न्यायपालिका ने यानी क्या है कि विधानसभा अध्यक्ष के अधिकारों को यानी पहले से ही सीमित कर दिया। निर्णय आने से पहले ही वो हाईकोर्ट चले गए। हाँ बिल्कुल। तो उसमें अब वर्तमान समय के अंतर्गत आप स्थिति क्या देख पा रहे हो कि सरकार गिर पाएगी या बच पाएगी, या उठापटक जो गलियारों में चल रहा है, रोज नई नई चर्चाएं आ रही है, तो उसमें क्या लगता है आपको? इसमें देखिए सरकार का तो अभी सरकार गिरने की तो संभावना बहुत कम है, क्योंकि जिस हिसाब से यानी उनके पास विधायक हैं, और ये चीज़ पायलट ग्रुप भी मानता है कि उनके पास केवल 19 विधायक हैं। आप ये मान रहे हो कि उनके पास में पर्याप्त मात्रा में विधायक है, हाँ। लेकिन गहलोत सरकार को क्यों भय सताया जा रहा है? क्यों इस प्रकार की आए दिन भड़काऊ भाषण दे रहे हैं? क्या कारण है इसका? देखिए भय का तो ये है कि अभी तो केवल वो संख्या बल है, अब वो संख्या बल वास्तव में उनके पक्ष में मतदान करता है नहीं करता, ये तो सत्र आरंभ होने के बाद ही पता लगेगा। अभी अनुमान ही लगाया जा रहा है कि संख्या उनके पास में अधिक है, बिल्कुल। लेकिन वास्तविक संख्या है या नहीं है वो तो फ्लो टेस्ट के या उनका जो भी निर्णय होगा उसके बाद पता लग पाएगा। तो इसमें अब आप अंतिम रूप में, निष्कर्ष के रूप में क्या कहोगे कि सरकार गिर पाएगी या बच पाएगी? देखिए मेरे हिसाब से अभी तक की जो समीकरण है उसके हिसाब से अभी तो यानी सरकार पर कोई संकट नहीं है। संकट यानी क्या है, सरकार के गिरने की संभावना कम और बचने की संभावना अधिक है। तो अपन डॉक्टर विनोद जादव सर का जो राजनीतिक विशेषज्ञ है उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अपना अमूल्य समय देकर और जो राजनीतिक विशेषज्ञ के बारे में एक जानकारी दी आपको, और नई जानकारी के लिए इनको बार बार बुलाया जाएगा या अन्य जानकारी के लिए भी या बार बार उपलब्ध रहेंगे आपकी। तो धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।